आईबी के लोग जी आपने क्यों पीछे लगाए हुए? अच्छा, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये बातें सुन के। तलाल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मरियम से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मरियम की तो मुझे जहनी तवाज़ुन पे भी अब डाउट होने लग गया है कि इतनी इमेच्योर सियासत, इतनी नाबालिग सियासत। हम इनको पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टीज़ की लीडरशिप उन लोगों के हाथ में दे दी गई है जिनका पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई किसी तरह पे हादसाती तौर पे लीडरशिप बन गई है, कोई वसीयत के नाम पे लीडरशिप बन गई है। अगर जो बातें अगर तलाल अभी कर रहा है, मैं छोड़ता हूँ मरीम की बात तो इस तरह की है कि मतलब शायद जिस तरह नवाज शरीफ का बयान आज ICA के अंदर कोड होता है कि मुंबई अटैक्स के जो अटैक में लोग शामिल थे वो पाकिस्तान से गए थे, ये उसी तरह की एक और बात की है मरीम बीबी ने आज। मैं ये कहता हूँ कि इनको बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों का, क्योंकि फिर आप इस तरह की बात करते हैं तो आगे से जवाब आता है कि रेमंड डेविस की वक्त आप क्यों खामोश रहे। रेमंड डेविस तो कोई सफारतकार नहीं था, वो तो अंडर कवर CIA का एजेंट था। उसने पाकिस्तान में आके 3 बंदों का हलाक किया और आपने जिस तरह उसको इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, मैं दोनों की मिला के बात कर रहा हूँ, दोनों की। चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे। अच्छा कितना अमल तो लें सर। इस मुल्क में एमल कैंसी जैसे वाकयात हुए हैं, इस मुल्क में सलाला जैसे वाकयात हुए हैं, इस मुल्क में एबटाबाद जैसे वाकयात हुए हैं क्या। और दूसरी तरफ ये देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह कहा कि, और बिल्कुल कि 1980s में हिलरी क्लिंटन ने जो बात पहले भी की थी कि पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन को सपोर्ट किया वो ट्रेन कहाँ हुए और कहाँ जाके वो जहाद हुआ। तो किस तरह नून लीग कहती थी कि पाकिस्तान के इस तरह की बातें आप पूरी दुनिया में जाके बाहर के मुल्कों में करते हैं, और आज क्या बातें कर रहे हैं जो अभी तक किसका छोटा सा प्रूफ भी आपको शायद ना मिला हो, ना इस तरह की कोई बात शायद हुई हो। कल जो ये चीज बाहर आए तो टोटली डिफरेंट सिनेरियो आपके सामने आ जाए। अभी कंप्लीट वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात करने का। तो फिर और फॉरेन पॉलिसी इस मुल्क में, एक बात बताएं, हमें फॉरेन पॉलिसी का बताऊं कहाँ से पता चलता है? मुझे विकीलीक से हमें नहीं पता चलता था इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या है। जिस मुल्क का 4 साल कोई फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो, उस मुल्क की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी। इस मुल्क में क्या कहा गया, इसराइल किस तरह खुल खिला के बात की गई। कुछ पिछले अदवार में पूरा कंटिंजेंट इसराइल गया, आपको पता है इस चीज़ का। और इस दफ़ा जब खान साहब ने कहा कि हम उस वक्त तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक उसका पैलेस्टीनियंस को जस्ट राइट नहीं मिलेगा, कोई गलत बात है, कोई कॉम्प्रोमाइज नजर आता है। अपनी एजेंसीज को अपने लोगों के पीछे लगाते हैं। IB को आपने लगाया हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर। अब इस बात का क्या जवाब? वो कहते हैं, मैं उन्होंने कह रहे हैं ना, हर बात का जवाब देना। आप खुदारा कि अब कोई आपको पत्थर मारने लग जाए तो आप पत्थर मारने लग जाएंगे उसको। नहीं, अनप्रेसिडेंट हमारे मुल्क में बड़े बड़े गंदे प्रेसिडेंट सेट हुए हैं ना माजी में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हुए हैं, पर अब इस तरह की कोई चीज नहीं है। फैक्चुअली इनकरेक्ट किस तरह है मैं एक बात बताऊं। आजाद कश्मीर में किसकी गवर्नमेंट है इस वक्त? मुस्लिम लीग नून की। तो अगर मुस्लिम नून की है तो मुझे बताएं। वो कहते हैं IB आपके नीचे। वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा ना। छोड़िए ना तलाल, इस बात को क्या जवाब दूं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है, जो अफगानिस्तान की पॉलिसी, क्या हमने कोई नया स्टैंड लिया, कोई नई बात की है? खान साहब 9/11 के बाद जो बात कर रहे हैं आज भी वही बात कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं एक जगह कि अड्डों की तो कोई बात ही नहीं हुई नून लीग ने। अब खुद कह रहे हैं हमें न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चला था कि अड्डों की कोई बात हो रही है। उसके बाद कश्मीर। अब मुझे बताइए, अगर मैं कश्मीर पे बात करना शुरू करूं तो नून लीग को जगह नहीं मिलेगी। UFO कॉन्फ्रेंस, पैलेट गन्स यूज हो रही हैं पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर, और हम उधर से UFO कॉन्फ्रेंस के अंदर से कश्मीर इशू ड्रॉप कर देते हैं। हम मोदी के घर जाते हैं, एक मिनट से मुनीब, मोदी के घर जाते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी पे जाते हैं, हुर्रियत नहीं, इंडियन एक्टर से मिलते हैं। ठीक है, वो सज्जन जंदाल को बुला लेते हैं, बगैर मोदी आ जाते हैं। वो आपका मैं ये बात नहीं देखिए, जब मुल्क इस जहाने पे खड़ा हो, इस जहाने पे कि आपको क्या लगता है ये फैटफ में हमें क्यों नहीं क्लियर कर रहे? क्योंकि आप उन्हें आंखें दिखा रहे हैं ना। IMF आपका आर्म ट्विस्टिंग क्यों कर रही है? क्योंकि आप उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। आप गुलामाना सोच से निकलना चाह रहे हैं, आप एक आजाद मुल्क की तरह इस दुनिया में रहना चाहते हैं। तो आपके अपने लोग अगर इस तरह की बातें करने आप कह रहे हैं, आप उनकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। आई एम रियली फील माई सेल्फ अशेम्ड व्हाइल लिसनिंग टू मरीम। अपना एक जनरल साहब से माजरत के साथ जरा 2 लाइनें कह दूं ताकि फिर जनरल साहब बात कर लें। अच्छा, देखिए, गुजारिश ये है
कि जब इंडिया ने 5 धमाके किए थे तो नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा था, मिस्ड कॉलें मारनी शुरू कर दी थी कि वजीर आजम मेरा फोन नहीं तो उठा रहा। फिर कारगिल को भी माने ना। ये कारगिल पे जहाज लेके अमेरिका क्यों चले गए थे? धमाके आप करते हैं और कारगिल फौज करती है। और खुदा यार निकलना इस चीज से, ओनरशिप लिया करें। अली साहब उन्होंने बात सुना, आप भी सुन लें जी। तलाल साहब, अच्छा, 5 धमाके किए थे तो ये नहीं कहा था कि इंडियन वजीर आजम को कॉल की कि वो तो उठा नहीं रहा, या धूप में खड़े होके 2 मिनट के ये नहीं कहा था कि खामोशी इख्तियार कर लो। वहां पर फैसला किया था पाकिस्तान की तारीख में जब कठपुतलियां बिठाएंगे इससे कमजोर हुकूमत नहीं आएगी। ना मुफ्ती फोन उठाता है ना आप दुनिया में ये हालत है कि कश्मीर हाथों से चला गया। 70 साल में ये इंडिया ने क्यों नहीं किया? अब क्यों किया? क्योंकि कमजोर तरीन क़यादत है। और आप कहते आपके तो फोन कोई नहीं उठाता, हमारा मसला कश्मीर कौन उठाएगा? अच्छा चले, ओके हमने काम करके दिखाया है। और जब आपके टांगों में जान होती है, अवाम पीछे होती है, आप लाए गए। जन साहब, ये तलाल जोशी साहब की बात की, अली नवाज अवान साहब ने कहा मैं जवाब नहीं देता जी ऐसी बात का। क्या जवाब? नहीं, एक मिनट जनरल साहब, सिर्फ एक बात। नहीं मुनीर भाई, अब मुझे कोई फैक्चुअली बात करे। आप कह दे गलत है भैया, मुझे कोई बताए, कोई प्रूफ से बात करें। तो आपने सिर्फ इल्जाम लगाना है शो के अंदर आके। मुझे एक बात बताएं, वोट मांग रही है। मुझे बताएं कि अगर इतनी बात होती, इतनी जबरदस्त कारकर्दगी होती, तो मरियम आज अपने जलसों में अपने 5 साल की कारकर्दगी बता रही होती ना कश्मीर की। ठीक है, अगर इनके पास ये बात होती तो आप पूछे 14 जगह तो टोटल इनके कैंडिडेट्स खड़े हैं। वो कहते हैं ये बात एक्चुअली गलत है, हमारे 44 में से 43 अगर काफ लीग टूट के मुस्लिम लीग नून बने, ठीक है, जो लीग आईजीआई टूट के मुस्लिम लीग नून बने तो जनरल साहब की बात सुन लें। और आखिरी बात, दोनों की बात सुन, गलत बात, धमाके करें तो आपसे बड़ी मजबूत लीडरशिप कोई नहीं है। और बाद में आप भाग जाएं और कहें मैं कारगिल पे आके कमीशन बनाऊंगा, अमेरिका में जहाज भर के ले जाएं। अच्छा चले, अब आपने क्योंकि बात कर ली है, अब वो तलाल चौधरी साहब कहेंगे आपने मुझे वक्त नहीं दिया। जल साहब मैं आपके पास आऊंगा। बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंटेलिजेंस ऑपरेटर सारा जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन तलाल चौधरी साहब ने कहा इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने नाम लिया कि वो वहां जाके वोट मांग रहे हैं इनकी हुकूमत के कहने पे। देखिए ये हमारी सियासत, आई एम सॉरी टू बोथ ऑफ देम आर पॉलिटिशियंस। इलेक्शन कैंपेन में की जाने वाली बात को ये खुद कहते हैं इसे सीरियस ना लें। अच्छा ठीक, कि हमने जब कहा था कि पेट फाड़ेंगे, उल्टा लटकाएंगे, अली बाबा 40 चोर, कौम की लौटी हुई दौलत वापस करो, फिर जब मिलके एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे तो किसी जर्नलिस्ट ने याद कराया, उन्होंने कहा वो इलेक्शन कैंपेन के दिनों की बात है। इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, एक दूसरे को गाली गलौज, क्योंकि अब तो आर्गूमेंट और सब्सटेंस दोनों जवाल पजीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। न मुल्क के अंदर इन्हें कोई सीरियस लेता है, न मुल्क के बाहर इन्हें कोई सीरियस लेता है कि इलेक्शन के दौरान कौन क्या कह रहा है। बट क्या नेशनल इंटरेस्ट के मामलात को ज़हन में रखते हुए, जहां पाकिस्तान की इमेज की बात हो, जन साहब सियासत को बालाए ताक नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं सियासत का गवर्नेंस से डायरेक्ट ताल्लुक। पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट में जब आपने कुलभूषण यादव को पकड़ा था, इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा था, इंडिया का रॉ ऑपरेटिव था। फिर एतजाज अहसन को पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहना पड़ा कि आप सिर्फ मुंह से नाम लें, मैं आपको पेमेंट करता हूं, मैं इनाम देता हूं आपको। कुलभूषण यादव का, कुलभूषण यादव का नाम ले ले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मुंह से कि जी ये इंडियन ऑपरेटिव है और हमने पकड़ा है, सिर्फ नाम ले ले तो कहने। और फिर जब आप अमेरिका जाते हैं, 4 जुलाई को विजिट करना चाहते हैं और बिल क्लिंटन आपको कहता है कि अनकंडीशनल विड्रॉल की शर्त मानो तो आ जाओ, फिर आप वहां लैंड करते हैं। ये ब्रूस रेडिल ने अपनी किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताएं जन साहब, ये इस बात की मैं जरा इसलिए कि वो आज नफी भी किया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, कि जो इंप्रेशन बनाया गया है कि मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ साहिबा या मुस्लिम लीग नून फौज के खिलाफ, उन्होंने कहा जी हम तो फौज के जवानों के साथ खड़े हैं। फौज के खिलाफ कौन हो सकता है और क्यों होगा, वो कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं। होगा नहीं, हमें तो फौजियों को तो कोई शक नहीं है कि कोई भी फौज के खिलाफ नहीं, कोई पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। इनमें से ना कोई गद्दार है, वेरी गुड, जबरदस्त, कोई भी गद्दार नहीं है, कोई भी गद्दार नहीं, फौज के खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता, अपनी फौज है ना, जबरदस्त, पाकिस्तान के इंडिया की तो नहीं है, बिल्कुल ठीक, तो फौज के खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इंतखाबात के दौरान की जाने वाली बातों में जब ऐसे लोग आ जाएंगे जो खुद मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हों, सजा याफ्ता हों, और फिर वो इल्ज़ाम लगाएंगे तो उनके इल्ज़ामों को कोई सीरियस लेगा ही नहीं। लिहाजा ऑनेस्टी, हुब्बुल वतनी में मैं किसी पे शक नहीं करता,
चाहे वो नाम ले लेता हूं, नवाज शरीफ हो या जुल्फकार अली भुट्टो या मरियम नवाज शरीफ हो, एनी पॉलिटिशियन, ठीक है, कोई भी गद्दार वतन नहीं है। बिल्कुल ठीक। हर बंदा उतना ही इस पाकिस्तान का वफादार है जितना मैं हूं, लेकिन सियासत का जहां तक ताल्लुक है उसमें सियासी वोट लेने के लिए पब्लिक एड्रेस में कौन कितना बैलेंस रखता है और कौन कितना इम्बैलेंस हो जाता है, ये उसकी जाती डेप्थ और बसीरत पे डिपेंड करता है। जितना शैलो आदमी होगा इतना इम्बैलेंस होगा। ठीक है, और इसलिए ठीक है। तलाल जोई साहब 10 सेकंड में कंक्लूड कर दें। कोई वो भी जन साहब भी ये कह रहे हैं, कोई ना ये समझता है कि ना नवाज शरीफ साहब खिलाफ है फौज के, ना मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, सब मुहब्बे वतन है, कोई गद्दार वतन नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है ना जी, और हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मगर पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शाल्लाह लगे हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान के अंदर आइन रौंदा गया है, पाकिस्तान के अंदर आज अब ये खबर आई है कि एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी इसलिए हटा दिया गया कि उसने 1 अरब रुपए का सौदा किया था आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। मेरा ये है उसकी तहकीक होनी चाहिए, पब्लिक के सामने आनी चाहिए और पता चलना चाहिए क्या इस तरह वोट बिकते हैं। पहली बात है, जो इल्जाम लगा रहा है उसको देखो, ये सोशल मीडिया का दौर है। मैंने आपको पहले कहा था कि इंटेलिजेंस और प्रोपेगेंडा ऐसी चीजें हैं जो ये की जाएंगी। अब ये जो हवा दे रहे हैं इसको अफगान एम्बेसडर की बेटी को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफगान प्रेसिडेंट को और तमाम फैक्शंस को 19 जुलाई को पाकिस्तान में इनवाइट करके पीस ब्रोकर करना चाहती है, पीस की बात कर रही है। तो जो होस्टाइल एजेंसीज हैं वो कोई ना कोई ऐसा गंद जरूर करेंगी जहां ये फासले बढ़ जाए। जैसे डामाडोला पीस प्रोसेस शुरू हो रहा था, डामाडोला पे अटैक हो गया था, ये वही वाला अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, एक राय देना चाहता हूं ना जी। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के छोटे से छोटा जो सबसे नीचे सिपाही होता है वो भी कुछ करे तो अखबार में खबर आती है, हसास अदारा एन मीम कुछ भी उसका नाम भी नहीं लिखते। इतनी बड़ी अखबारों पे खबरें आई हैं तो ये अदारे की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, कौम को बताया जाए कि सच क्या और झूठ क्या है। अदारा अगर बात सुने तलाल साहब, अदारा होल्ड ऑन, पूरी कौम सुन रही है। अच्छा, अदारा अगर 3 स्टार जनरल गलती करे तो 14 साल जेल दे देता है और अभी दी हुई है। ब्रिगेडियर को सजाए मौत दे सकता है, जर्नलों को जेल में डाल सकता है। अदारे की ट्रांसपेरेंसी ये है जहां एविडेंस मिलेगी। जो वतन फरोशी करके सब कुछ बाहर ले जाएं उनके बारे में बात करो तो इनकी तौहीन हो जाती है।